दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद 30% जो बाकी है उसका कारण आपको विचार करना है। हम शिक्षा दे रहे हैं, पर हमारी शिक्षा हमारे युवाओं को डिग्री सर्टिफिकेट जरूर दे रही है, पर शिक्षा और संस्कार इसमें फर्क है। हमको नॉलेज इज ए पावर, नॉलेज हमको मिल रहा है और उसका सर्टिफिकेट मिलकर वो सर्टिफिकेट दिखा के वो नौकरी मांगता है। पर अच्छे इंसान अगर कोई सुशिक्षित है, विद्वान है, एमएससी है, एमई है, बी है, वो विद्वान जरूर है, पर वो अच्छा व्यक्ति है या सुसंस्कृत है ये नहीं कहा जाएगा। ही इज एक्सपर्ट इन इस सब्जेक्ट, पर जिस प्रकार का व्यक्ति समाज में बना जाते वैसा है कि नहीं है, क्योंकि उस पर संस्कार नहीं हुए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज मुझे राधा स्वामी सत्संग मंडल के वो सेक्रेटरी आए थे, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर गुरु गोविंद सिंह जी का पाठ अगर हमने पढ़ाया तो लोग बोलते ये कम्युनल एजेंडा है। शिवाजी महाराज पढ़ाने के लिए जाएंगे तो कम्युनल एजेंडा है। हम किसको पढ़ाएं? हमारी नई पीढ़ी को अगर हमको इंस्पायर्ड करना है, मोटिवेट करना है, उनको अच्छे नागरिक बनाना है, देशभक्त बनाना है, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, कंप्यूटर सिखाते हुए हमारी विरासत, संस्कृति और इतिहास, इससे मिले हुए संस्कार पर आधारित उसको अच्छा व्यक्ति बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? और इसलिए हर फील्ड में हमको बहुत अच्छा और बड़ा काम करने की जरूरत है। बीजेपी की टोटल 53 विषयों पर हमने इनिशिएटिव लेकर काम शुरू किया है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी है, या इनके बैठे हुए लोगों को भी पता नहीं कि कौन से विषय पर पार्टी काम कर रही है। अभी हम बायोफ्यूल के फील्ड में काम कर रहे हैं, जयपाल रेड्डी से मिले हैं। 3,70,000 करोड़ का क्रूड ऑयल देश में इंपोर्ट होता है। 10 लाख से 11 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 3,70,000 रुपए इंपोर्ट करते हैं क्रूड। जिनसे क्रूड इंपोर्ट करते हैं वही लोग आतंकवाद को, अपने प्रॉफिट को अनेक जगह देते हैं। और अगर यही हमने जंगल में बसे हुए आदिवासियों से नॉन एडिबल ऑयल सीड का उपयोग करके अगर हमने बायोडीजल तैयार किया तो मुझे लगता है इस देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद 5,000 लीटर पर डे बायोडीजल तैयार करता हूँ। और मैं भी एक अमेरिकन कंपनी से बात कर रहा हूँ कि पानी में उन्होंने प्रोजेक्ट डाला हुआ है यूएसए में, 4 एकड़ में 38 किलोमीटर एक्रिलिक पाइप की ऐसी पाइपलाइन डाली हुई है, उसमें पानी है और पानी के साथ जो हरा, मराठी में शेवाड़ और हिंदी में अलगी बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं शेवाड़ को? हाँ अलगी। वो अलगी तैयार करते हैं और अलगी से जो डीजल प्राप्त होता है 11 लाख लीटर उनका डीजल होता है, और उससे दैट डीजल प्रूव टू बी बेस्ट देन इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम डीजल। रामबो ने उस समय इथेनॉल तैयार किया, हम सब ने इथेनॉल के प्रोजेक्ट डाले। ये सरकार लेती नहीं इथेनॉल। इथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल और कचरे से इथेनॉल तैयार हो सकता है। मुंबई महानगर पालिका का कचरा भी सड़ा है तो भी इथेनॉल तैयार हो सकता है, उससे मीथेन तैयार हो सकता है। मीथेन को सीएनजी में कन्वर्ट किया गया तो मुंबई के जितने वाहन हैं वो सीएनजी पर अगर चलेंगे तो डीजल और पेट्रोल का पोल्यूशन नहीं होगा। हमारे देश में हो सकता है। 3,70,000 करोड़ का इंपोर्ट हमारा अभी है। देश की इकोनॉमी में गरीब के लिए पैसा कहां से आएगा? तो मैंने कहा कि एक कोई प्रधानमंत्री दमदार रूप में कहे कि 5 साल के अंदर देश में जितना गैस है, जितना क्रूड ऑयल है, यही निकालेंगे। और बिजली के क्षेत्र में हमारे यहाँ 45,000 मेगावाट शॉर्टेज है। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ पॉलिसी ये है कि मोर जनरेशन मोर लॉसेस। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है नो जनरेशन नो लॉसेस। अब आपको बिजली मिलती मुंबई में, यहाँ मिल रही है क्योंकि ये पैसे भरते हैं। आज महाराष्ट्र के गाँव में 14 घंटे 16 घंटे का लोड शेडिंग है। कैसे लड़के अध्ययन करेंगे? परीक्षा में कैसे पास होंगे? बिजली का पंप कैसे चलेगा? और वो कहते हैं कि मोर जनरेशन मोर लॉसेस एंड देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इज नो जनरेशन नो लॉसेस। मरे लोग कहीं भी जाके। मैं इस्राएल में गया था और मेरे मित्र है वो ईदान करके, वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैंने उनको बुलाया। इलेक्ट्रिक कार में मैं और वसुंधरा राजे हम दोनों बैठे, रामलाल जी बैठे। 140 किलोमीटर से गाड़ी चली और इलेक्ट्रिक पर चली। हमारे पास 45,000 मेगावाट हिमाचल में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। करीब 41,000 मेगावाट हमारा पोटेंशियल इसमें है, उत्तराखंड में है, पर काम ही नहीं करने देता कोई। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी है।
एक बात मुंबई के लोगों को मैं अक्सर एक बात जरूर कहता हूं, जो क्षमा मांगता हूं आपकी। मैं जब फ्लाईओवर और एक्सप्रेस हाईवे बनाता था तो हमारे खिलाफ 125 रीट पिटीशन कोर्ट में हुई थी। एक भी व्यक्ति ने कभी पोस्ट कार्ड पर लिखकर तुम मुंबई में एक भी व्यक्ति ने पोस्ट कार्ड लिखकर कभी नहीं बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हो। वो बोलते थे, ओरली बोलते थे, और 125 रीट पिटीशन हुई। फ्लाईओवर मत करो, सीलिंग प्रोजेक्ट मत करो, ये हाईवे मत बनाओ। मुझे याद है कि ये सीलिंग प्रोजेक्ट, ये जो ब्रिज है लवग्रो ब्रिज का, ये हमारे समय हुआ, मैं मंत्री था, पूरा भाव हुआ। फिर बोले यहाँ गार्डन ही बना रहे, कमर्शियल ही बेच रहे। अब वो वहां से फिर प्रॉपर वहां से जो ब्रिज था वो वर्क ऑर्डर में मैं मंत्री था तब मैंने 420 करोड़ में दिया था सीलिंग प्रोजेक्ट जो आप जाते हो यहाँ से। वो आज 1680 करोड़ रुपए उस पर लगे, फिर भी पूरा नहीं हुआ। ये पैसा आपके जेब से जाने वाला है। आपको उतने साल ज्यादा टोल भरना है, क्योंकि जो रोज जाएंगे उनको उतने साल टोल भरना पड़ेगा। हमारे समय एक्सप्रेस हाईवे की टेंडर 3600 करोड़ रुपए आया था, हमने 1650 करोड़ में पूरा करके 2000 करोड़ बचाए। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का था, हमने 200 छोड़ दीजिए 1000 करोड़ में पूरे करके 600 करोड़ बचे हैं। पर उस समय मुंबई में मैंने एक देखा कि ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी, 10-20 लोग थे, चाहता सब काम बंद करो और काम शुरू करो ना। ये भी नाना चुड़ासमा की मुझे याद इसलिए आती है कि एक दिन मैं उनके पास गया तो नाना आप बात करते ये काम करो, क्या आप सब काम बंद करने वाला हूँ। बोले क्यों? मैंने बोला ये इतने 125 रीट पिटीशन आई, मैंने 40 लॉयर लिए, सरकार के पैसे से जाता है, यही धंधा करूं। अगर आपको नहीं होना तो मत बना रोड। मैं तो यहाँ रहता नहीं मुंबई में, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं बंद कर देता हूँ काम। आप क्या कर रहे हो? बोले नितिन आई विल हेल्प यू। तब उसमें इंटरवेन करके नाना ने लोगों को इकट्ठा किया और कोर्ट में इंटरवेन करके कहा कि भाई इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुंबई, आप इसको करने के लिए परमिशन दो। एक व्यक्ति आए, तैयार हुए। मुझे बड़ा विश्वास आया कि नहीं कोई तो कोई साथ में खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि जो बेसिक बातें हैं उसका राजनीतिक नेताओं ने और पार्टियों ने विचार करके उन समस्याओं को पॉजिटिव अप्रोच में राष्ट्र और समाज के हित में सुलझाना, और दिस इज द बिगेस्ट इंस्पायरेशन मोटिवेशन फॉर अ पॉलिटिकल वर्कर एंड अ लीडर। इसमें हमारी कमी है, हम अभी भी लोगों को इस बात को समझाने में कम पड़ रहे हैं, और इसलिए राजनीतिक पार्टी में ज़्यादातर लोग करियर ओरिएंटेड है। सब चाहते हैं कि हमको कोई पोस्ट मिले। जब अडवाणी जी कहते कि बीजेपी इज ए पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो मुझे ये लगता है कि जो हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और दीनदयाल जी के विचारों में अंत्योदय की बात जो है, द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और शरीर पर कपड़ा नहीं, उसको भगवान मानकर हम काम करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। हमने हमारे यहाँ अंत्योदय का सेल शुरू किया है। अब यही भी आज अगर मुझे याद नहीं आया, आप एक सीडी यहाँ बताने चाहिए थी जो है, चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता देश में कर रहे हैं। ये वनवासी कल्याण आश्रम जो है, ये हमारा काम नहीं है, पर इसके लाखों विद्यार्थी, मैं मुंबई के लोगों को आह्वान करूंगा, आप बीजेपी को लगे तो बाद में मदद करिए, पर नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, जहां एक तरफ कन्वर्शन हो रहा है, पैसे के ताकतवर चर्च बने हुए हैं, दूसरी ओर बड़े मुश्किल से हमारे लोग ये हमारी वनवासी बंधुओं के लिए एकलव्य या बाकी सब माध्यमों से एकल विद्यालय चलाते हैं और वहाँ लोगों को सिखाते हैं। केवल सरस्वती शिशु मंदिर जो हमारे परिवार में है, उसकी 3,70,000 स्कूल देश में चलती है। 3,70,000। अगर बैंकों का हिसाब किया जाए हमारे परिवार में, तो कितनी बैंक हमारी है, कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और इन सब लोगों को कोऑपरेटिव में कितने लोग काम करते हैं, और इन सब लोगों को समाज और देश के हित में काम करने की प्रेरणा अगर बीजेपी दे सकती है, तो अभी कोऑपरेटिव के लोगों का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर से करीब 15,000 कोऑपरेटिव में काम करने वाले कार्यकर्ता आए थे। खूब फील्ड है। अभी असंगठित क्षेत्र में हमने काम शुरू किया है, जो गोपाल शेट्टी यहाँ होंगे, अभी
है क्या? नहीं है। मैं खुद उसमें काम करता हूँ। इसमें ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब लोग हैं। अब आपको ताजुब है, इसमें अभी लाखों लोग हमारे सेल में मेंबर बने हैं। और अभी मैंने ये भी कहा हमारे दिल्ली में कि भाई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल गरीब का सोचो। और इस बार बैटरी ऑपरेटेड साइकिल रिक्शा, हम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 5 लाख गरीब लोग साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनको टीबी होता है। मैंने इस बार कहा कि आप आपके बजट में पैसे डालो, 20-25 करोड़ के प्रोविजन करो और सबको बैटरी ऑपरेटेड साइकिल रिक्शा दो। गरीब लोग मर रहे, उसका कौन वाली रहेगा? और इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोशल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल फील्ड में करने की आवश्यकता है और इसके बारे में बड़े प्रमाण पर हमारा काम शुरू है। इन सब बातों का पॉजिटिव इम्पैक्ट संगठन पर भी हो रहा है। पार्टी के संगठन में भी बहुत अच्छा, ये कि मेरे कारण हो रहा ऐसा नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है। कभी कभी मेरे जैसे व्यक्ति को एक आधे बार 1-1 लाख लोग लगते हैं सभा में, तो ऐसा हवा चल जाती कि मेरे कारण लोग आए। मैं कल फैज़ाबाद में हूँ, 2 दिन पहले परसों आगरा में हूँ, उसके पहले मैं वाराणसी था और हर जगह लाखों लोग आते हैं। मैं चेन्नई में गया था, हमारा काम वीक है, 1 लाख लोग सभा में आए थे। एक की भाषा मैं नहीं समझ रहा था और मेरी भाषा वो नहीं समझ रहे थे। मैं इंग्लिश में बोल रहा था तब वो थोड़ा समझ रहे थे, पर वो लोग बीजेपी का झंडा लेकर आए थे। और मुझे इस बार लगता है कि 5 राज्यों का जो चुनाव नतीजा आएगा, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट आसाम में बीजेपी के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और बंगाल में, तमिलनाडु और केरल में इस बार विधानसभा में हमारे रीजनेबल लोग अंदर चले जाएंगे। हम निश्चित रूप से पांडिचेरी में भी, क्योंकि मैं इन सब राज्यों में गया हूँ, हमारे सब राष्ट्रीय नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है। तमिलनाडु, केरल हमारे लिए निश्चित रूप से कठिन है, पर मुझे विश्वास है कि इस बार हमको अच्छी सफलता मिलेगी, हमारी एंट्री हो जाएगी। और बंगाल में भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। परसों फिर मैं बंगाल में हूँ, अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग लगातार घूम रहे हैं और मेरा विश्वास है कि पूरी ताकत हमने लगाई है और एक अच्छा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन इस राज्यों में होगा। अब आप देखिए कि 2014 का चुनाव, ये भ्रष्टाचार का विषय है, इसके लिए हम लड़ ही रहे हैं, ये सब हमने बाहर निकाला हुआ है। और काले धन का विषय है, ब्लैक मनी, ये जो ब्लैक मनी की बात है, इस पर कुछ लोग सवाल पूछते कि एनडीए का राज्य था तब आपने पैसा वापस क्यों नहीं लाया? तो ये इसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई। यूनो में एक रेजोल्यूशन हुआ सभी देशों में, 140 देश से। तब स्विस की सरकार ने कहा कि हमारे देश पर यह आरोप होता है, हम ये पैसा वापस करने के लिए तैयार है। और 140 में से 117 देशों ने रेजोल्यूशन में सम्मति दी और अपने कानून को रेटिफाई किया और पेरू और फिलीपींस जैसे लोगों ने अपना पैसा वापस लाया। हमारे देश का टोटल पैसा 22 लाख करोड़ रुपए है, 1000 करोड़। अब एक हसन अली पर 76,000 करोड़ रुपए उसका इनकम टैक्स का बकाया है। वो घोड़े दौड़ाता था, अब मुझे लगता है कांग्रेस वालों के पैसे दौड़ाए उसने। इतना पैसा है और इतने लीडर के साथ उसके संबंध। ये बात जो, ये पैसा अगर देश में आता है तो देश में 30 साल टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा एक ने कहा। ये पैसा अगर बांट दिया हिंदुस्तान के लोगों को तो 1,85,000 रुपए एक व्यक्ति को मिलेंगे। इस पैसे से रोड बन सकते हैं, इस पैसे से बिजली घर बन सकते हैं, इससे इरिगेशन बढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, काफी कुछ बातें हो सकती है। और इसलिए हम पीछे पड़े हैं कि इस पैसे को वापस लाने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हम एक समिति बना दें। काहे की समिति बना दें? क्या जरूरत है समिति बनाने की? जबकि तुमको लिस्ट देने के लिए जर्मनी ने लिस्ट भेजी है कुछ लोगों की, ने नोटिस देंगे। क्यों नोटिस? अरे भाई ये तो ऑक्ट्रा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वैट सब से बेईमानी करके ये पैसा देश के बाहर गया हुआ है, तो उसको लाओ, जब्त करो और लाओ। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं, उल्टा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है कि ये जो पैसा है इसके नाम अगर हम जाहिर करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट में उचित नहीं होगा। अब जिन लोगों ने देश के साथ बेईमानी और विश्वासघात किया उनके नाम जाहिर करने से कौन सा नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट मार खाता है, ये मैं नहीं समझता।